हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। व्याकरण की जो यात्रा पर हम निकल पड़े हैं, उस श्रेणी में मैं लेकर आ गई हूँ, उस श्रृंखला में मैं लेकर आ गई हूँ कारक को आपसे मिलाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा गुप्ता, आपकी हिंदी टीचर, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस व्याकरण यात्रा में अब हम जो पढ़ने वाले हैं कारक, ये कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है, क्योंकि बिना कारक के आप अपनी कोई बात कर ही नहीं सकते। आप इस समय जो भी सोच रहे हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ, आप जो भी लिख रहे हैं, आप जो भी लिखेंगे, हर एक चीज़ में कारक शब्द बहुत गहराई से छुपे होते हैं और जुड़े होते हैं। बिना कारक शब्दों के हम वाक्य बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार ये हमारी दैनिक जीवन, जो हमारा दैनिक दिनचर्या होती है, उसमें किस तरीके से शामिल होते हैं और हम कितने सारे कारकों का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। लेकिन जब परीक्षा में आते हैं या पूछे जाते हैं तो हम शायद कभी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो ऐसे बोलते हैं मैम मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप जानेंगे कि आप अनजाने में ही सही, लेकिन सारा दिन कारक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख लेंगे तो आप मान जाएंगे कि हाँ मैम मुझे तो कारक आते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, क्योंकि आपके बस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं आपको ये सब एक बार और पढ़ा रही हूँ। तो शुरू करते हैं कारक शब्द। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। भाई कैसे? संज्ञा या सर्वनाम का अन्य रूप से, मान के चलिए कोई बात आप कर रहे हैं, जैसे कि राम ने धनुष को तोड़ा था। ठीक, तो राम क्या हुआ? संज्ञा हो गया। अब उन्होंने क्या किया था? धनुष को तोड़ा था। लेकिन अगर इसमें ने और को हटा दिया जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा? राम धनुष तोड़ा था। तो क्या आपको इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि किसने तोड़ा और किसको तोड़ा था? लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ने और को का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य कितना स्पष्ट हो जाएगा? राम ने धनुष को तोड़ा था। तो जो हमारा वाक्य है वो क्या हो गया? पूरी तरह स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर ने और जो को था वो क्या है? कारक की पहचान है। तो क्या आप अपनी रोजमर्रा की भाषा में ने, से, को के लिए, में, पर, इन शब्दों के प्रयोग के बिना अपनी बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि मैम ये इन सब के प्रयोग, बिना प्रयोग के भी बात कर सकता हूँ। तो या तो आप यूनिक होंगे या फिर शायद कि ऐसा कुछ संभव है ही नहीं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कारक की, कि कैसे वो हमारी दिनचर्या में गुथे हुए हैं। कारक को प्रकट करने के लिए, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो मैंने अभी ने और को बताया ना, ये क्या थे? कारक के चिन्ह थे। उन्हें दूसरी जो हमारी व्याकरणिक भाषा है उसमें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कह सकते हैं। पर का अर्थ होता है बाद। तो कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे राम ने, तो राम क्या था? संज्ञा था। ने कहाँ लगा? उसके बाद। फिर धनुष क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। धनुष को, तो वहां पर भी आपने देखा संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के बाद उसका प्रयोग किया गया है। तो बहुत जल्दी से एक बार क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। कारक को जो विभक्ति, कारक को जो स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में आप इसे परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। और आपको शायद बहुत आश्चर्य होगा सुन के कि जो आप ये हिंदी में पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ आपकी संस्कृत में भी है। तो अगर आप एक भाषा का व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरी भाषा के भी काफी नजदीक आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं अब कारक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 8 भेद। कौन कौन से? सबसे पहले जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। जब हम बच्चे हुआ करते थे,
जब हम थोड़े छोटे बच्चे थे, तब एक बड़ा मज़ेदार सा गीत हमको हमारे शिक्षकों ने सिखाया था और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको भी सिखाऊं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण मैं और पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो इस तरीके से एक छोटा सा लयात्मक गीत हमको हमारे शिक्षकों ने सिखा के और ये हमको सिखाया था, और देखिए तब से लेके आज तक ये बात एकदम अच्छे से याद है। तो यहाँ देखते हैं कर्ता जो कारक विभक्तियां हैं और उसके साथ उसका चिन्ह कैसे पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक, सबसे पहले कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। तो जो कर्ता है यानी क्रिया को करने वाला, और उसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, ने। कभी कभी ये ने विलुप्त भी होता है, लेकिन उसको भी पहचानना बहुत आसान होता है। तो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता, और उसकी पहचान हमेशा उसके साथ क्या लगा होता है, ने। अब आप बोलकर देखिए या सोचकर देखिए, मैंने पढ़ा, मैंने ग्लास को तोड़ा, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने बच्चे को समझाया। तो आपने क्या करा, हर चीज़ में जहाँ पर भी आप खुद करने वाले हैं काम, या जो भी काम करने वाला है, तो वहाँ पर आप ने का प्रयोग करते हैं। कोई और अगर कर रहा है तो आपने खाना खा लिया, आपने उसे बुला लिया। तो ने का प्रयोग जो हमेशा होता है वो करने वाले के साथ जुड़ा होता है। तो जो करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पर कर्ता कारक की पहचान क्या है, ये ने इसकी पहचान है। तो आप सबसे पहले जो कारक विभक्ति पढ़ेंगे वो क्या है, कर्ता, ने। दूसरे पर चलते हैं। अब जब कोई व्यक्ति कार्य को करता है, ठीक है, तो वो हुआ, जो कार्य किया वो क्या हुआ, उसका कर्म हुआ। तो जो काम वो करता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी इसमें भी आपको कोई चिन्ह नहीं होता, समझना पड़ता है, लेकिन समझना आसान होता है। तो इसकी पहचान क्या है, को। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, राम ने रावण को मारा, या राम ने धनुष को तोड़ा, ठीक है। तो राम ने रावण को, तो अब ये राम के मारने का फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। तो रावण के साथ क्या लगाया हमने, को। तो राम ने रावण को। तो यहाँ पर ने और को का प्रयोग आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि राम ने रावण को मारा। फिर है करण कारक। अब इस करण कारक यानी जिस साधन का प्रयोग आपने किया है, पहचान होती है इसकी से। जो कारक विभक्ति या परसर्ग है वो है से। अब आपको मैं इस समय कौन से माध्यम से पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ अब आप जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर तो आप किस चीज़ से पढ़ रहे हैं, आप पुस्तक से पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय में जाते हैं तो आप पुस्तक से पढ़ते हैं, और आप विद्यालय कैसे जाते हैं, तो आप या तो बस से स्कूल जाते होंगे, या आप साइकिल से स्कूल जाते होंगे, ऑटो से स्कूल जाते होंगे। तो आप किसी चीज़ की मदद ले रहे हैं स्कूल जाने में, तो वो चीज़ क्या हुई, वो करण कारक के अंतर्गत आएगी, क्योंकि आप उस साधन की मदद ले रहे हैं, उस साधन से आप वो क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो से जहाँ पर भी होता है करण का से, यहाँ पर ये कौन सा भाव लेकर आता है, सहायता का, मदद का भाव, ठीक है। अब माँ चाकू से फल काट रही हैं, तो माँ किससे फल काट रही हैं, चाकू से। मैं आपको पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, तो पुस्तक से मैं पुस्तक की मदद ले रही हूँ। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, तो आप स्कूल जाने के लिए किसकी मदद ले रहे हैं, साइकिल की। तो जहाँ पर भी ये सहायता का भाव होता है, वहाँ कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है, और उसकी पहचान क्या होती है, से। यहाँ पर मैं आपको इतना जोर देकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम जैसे ही ये अपादान कारक पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम एक और से पढ़ेंगे, लेकिन ये से इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपको देखना है करण कारक, तो जिस साधन या यंत्र की आप मदद ले रहे हैं, तो उसका प्रयोग यहाँ पर आप बताएंगे, और साथ ही साथ इसकी जो पहचान है वो क्या है, से। अब एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिवाइज भी साथ में करते चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सहायता का भाव वाला जो से होगा वो करण का से है। अब है संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देने के लिए या किसी और के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान की जो जिसके लिए ये क्रिया हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं वो जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो जो पहचान है वो क्या है, को या के लिए। अब आप अचानक जब स्कूल से एक दिन घर पहुंचे और मम्मी ने बढ़िया गुलाब जामुन बना के आपके लिए रखे थे,
तो आपने क्या पूछा, मम्मी आपने क्या बनाया है? तो मम्मी ने बोला आपसे, बेटा आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। किसके लिए? आपके लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? के लिए। मैंने अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए एक सुंदर गुड़िया खरीदी है। मैंने पापा के लिए एक पेन खरीदा है। मैंने दादी के लिए नया चश्मा खरीदा है। मैंने दीदी के लिए एक नया सलवार कमीज खरीदा है। तो के लिए यानी जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, उसके बारे में बात करना। तो के लिए शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो अब यहाँ पर 4 को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर 5वां पढ़ेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। अब आपको समझ में आया ना, संप्रदान के लिए मतलब जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, चाहे वो आपके लिए हो। पापा मेरे लिए एक नई घड़ी लेकर आए हैं, पापा मेरे लिए एक नया क्रिकेट का बैट लेकर आए हैं। तो लिए मतलब किसी ने किसी के लिए तो कुछ किया है। यहाँ पर आपने पापा के लिए एक पेन खरीदा था, अब पापा आपके लिए नया क्रिकेट का बैट खरीद कर लाए हैं। तो के लिए का प्रयोग दोनों वाक्यों में किया जाएगा। फिर है अपादान कारक। तो अपादान कारक में जिसमें पृथक होने का भाव हो। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सहायता का भाव, मदद का भाव। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? जिससे कोई चीज अलग हो रही है। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब जो वृक्ष है उस पर पत्ते लगे हुए थे, अब वो पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो गिर के अलग हो रहे हैं। बच्चा साइकिल से गिर गया। अब भाई गिर गया तो साइकिल कहीं और जाकर गिरी, बच्चा कहीं और जाकर गिरा, तो वो अलग होने का भाव आया। बच्चा साइकिल से स्कूल जा रहा था जब, तो वो करण कारक था क्योंकि वो उसकी मदद से स्कूल जा रहा था। ठीक है। लेकिन साइकिल से गिरना क्या हुआ? उसको पृथक होने का, अलग होने का भाव यहाँ पर आ गया। तो ये वाला जो से है ये कौन सा है? अलग होने वाला से है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या गंगा वहां पर रुकी हुई है? नहीं, वो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो वो कौन से कारक में आएगा? अपादान से। तो इस प्रकार से का प्रयोग करण कारक में भी होता है और अपादान में भी होता है, लेकिन यहाँ सहायता के भाव के रूप में होता है और यहाँ पर अलग होने के भाव में होता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। एक बार इतने को रिवाइज कर लेते हैं। 5 कारक हमने देखे। कर्ता ने करण को कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और अपादान से। तो अब आप उसको अगर मैं हाथों के आपको मदद से बताऊं तो कैसे बताएंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और अपादान से। तो अपादान का से आपको बताएगा कि अलगाववादी से है और ये यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। अब है संबंध, जिससे अन्य पदों के संबंध ज्ञात हों, जैसे का, की, के, रा, री, रे। अब कैसे आप इसको प्रयोग करेंगे? वैसे आप बोलेंगे का, की, के, रा, री, रे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। का, की, के यानी आप कैसे करेंगे? यह साड़ी मेरी माँ की है। तो की है, आपने साड़ी और मम्मी का संबंध बताया। यह जो बच्चा बैठा है ना, यह मेरे चाचा का बेटा है, तो आपने का शब्द का प्रयोग किया। ये जो कपड़े रखे हैं ना, ये मेरी दीदी के हैं, तो आपने का और के और की से आपने उन कपड़ों का संबंध दीदी से, बच्चे का संबंध चाचा से और साड़ी का संबंध मम्मी से बताया है। तो इसीलिए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंध कारक कहा जाता है, जो किसी से किसी चीज का रिश्ता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह घर मेरा है। देखिए रा, यह घर मेरा है, तो घर का और आपका संबंध है। यह घड़ी मेरी है, तो मेरी है मतलब आपने इस घड़ी का मुझसे संबंध बता दिया। फिर रे, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये मेरी दीदी के बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे, मेरी दीदी के बच्चे, तो रे से आपने संबंध स्थापित किया। तो यहाँ पर आपने का, की, के से देखा, यहाँ पर आपने रारी से देखा। तो मेरा, मेरी, मेरे जैसे शब्दों का प्रयोग करना, का, की, के जैसे शब्दों का बीच वाक्य में प्रयोग करना संबंधवाचक के अंतर्गत आता है, संबंध कारक के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले कारक की ओर, जो कि है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है स्थानवाचक शब्दों से। क्रिया होने का आधार या स्थान। अब इसकी पहचान क्या होती है? में और पर। अब में और पर का प्रयोग आप कैसे करेंगे? मान के चलिए आप बोल रहे हैं जब मैं स्कूल आया तब दादाजी घर पर ही थे, तो आपने अपने दादाजी का स्थान बता दिया कि वो उस समय घर पर ही थे।
मैं जब स्कूल आया था दादाजी कमरे में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। कहाँ बैठे थे दादाजी? कमरे में बैठे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो अधिकरण कारक जो होता है वो किसी भी चीज़ का स्थान के बारे में बातचीत करता है। मम्मी इस समय रसोई घर में है, मैं सोफे पर बैठा हूँ। पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं। दीदी छत पर अपनी पढ़ाई कर रही हैं। भैया बाजार गए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे शब्दों से स्थानवाचक शब्द बताकर उस कार्य के करने या होने का स्थान बता दिया। तो अधिकरण की पहचान क्या है? में और पर। मछली कहाँ रहती है? पानी में, तो आपने मछली के रहने का स्थान बता दिया। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है, तो वो टेबल पर रखी हुई है। तो में और पर से के माध्यम से आप जो स्थानवाचक शब्द बताते हैं वो किस कारक के अंतर्गत आते हैं? अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। आखिरी कारक जहां तक हम आ गए हैं, संबोधन कारक। अब संबोधन का अर्थ क्या होता है? जिसको संबोधित किया जाए। अगर हमें किसी व्यक्ति को बुलाना होता है तो हम उसे संबोधित करते हैं। कोई सभा को संबोधित करता है, कोई मीटिंग को संबोधित करता है, तो संबोधित करना यानी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। तो बस ध्यान आकर्षित करने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? हे, अरे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर मान के चलिए सड़क पर आपका मित्र जा रहा है, तो अगर आपको उसको बुलाना है तो आप कहेंगे अरे मोहन। तो जो हमने अरे मोहन जो कह के बोला ना उसको, वो क्या हुआ? संबोधन कारक है। एक और संबोधन जो कि प्रसन्नता या खुशी या दुख के समय हम ईश्वर को भी करते हैं, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान ये फिर आ गया। तो इस तरीके के जो हमारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आते हैं, जो भाव आते हैं, उसके साथ हम जो संबोधन का प्रयोग करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। हे भगवान तुम फिर आ गए, हे भगवान उनकी मृत्यु हो गई, हे भगवान ये क्या हो गया। तो जब भी हम ऐसी चीज़ों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अब अरे का प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं? अरे ऐसा हो गया, अरे कांच का ग्लास टूट गया, अरे ये सामान तुमने तोड़ दिया, अरे ये सामान कहाँ गया। तो हम विस्मय के साथ जिन भावों का प्रयोग करते हुए अरे और ओ का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। हे भगवान उनकी यात्रा शुभ हो, हे भगवान ये मेरे घर फिर आ गया। तो आप अपने हिसाब से सुख या दुख या अच्छा या बुरा की बात जब आप करते हैं तो वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने अभी जितने भी कारक पढ़े एक बार फटाफट से करते हैं उनको रिवाइज और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे ओ। ऐसे शब्द जो होते हैं वो कारक विभक्ति के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आपने कारक के 8 भेद और उनकी विभक्तियां पढ़ी हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ वाक्य देखते हैं कि किस प्रकार उनका प्रयोग किया जा सकता है। कारक या चिन्ह पर सर्ग को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका देखें। कर्ता, आयुष ने पुस्तक पढ़ी। तो इस काम को करने वाला कौन है? आयुष क्या हुआ? कर्ता हुआ। तो पुस्तक किसने पढ़ी है? आयुष ने पढ़ी है। तो आयुष ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर आयुष ने जो हुआ वो कर्ता कारक है। ओजस्व ने आयुष को पुस्तक दी। तो एक ही वाक्य में कई कारक होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो ओजस्व ने कर्ता कारक था, लेकिन आयुष को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी? आयुष को। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर ये कर्म कारक है। ठीक है। अब तीसरा हमने देखा, माँ चाकू से सब्जी काटती हैं। तो माँ किससे सब्जी काट रही हैं? चाकू से काट रही हैं, चाकू की मदद से काट रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक है। संप्रदान, मनोज ने ओजस्व के लिए खिलौने खरीदे या वो खिलौने लाया। तो कौन सा कारक हुआ? क्योंकि वो मनोज किसके लिए लाया है? ओजस्व के लिए लाया है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक, पेड़ से फल गिर रहे हैं। चूंकि फल गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, वो लटके हुए थे तो पेड़ पर लटके हुए थे, लेकिन जब वो टूटकर गिर रहे हैं तो वो अलग हो रहे हैं। तो पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो यहाँ पर से कौन सा है? ये अलगाव का से है, यानी कि अपादान का से है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अब कौन सा कारक बचा हमारा? संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन। तो संबोधन कारक में आप क्या करेंगे? सॉरी, संबोधन नहीं, संबंध कारक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो
संबंध कारक पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये घर किसका है, ये मेरे चाचा का घर है। ये जो घड़ी है ना, ये मेरी दीदी की घड़ी है। तो इस प्रकार से यह घड़ी मेरी दीदी की है, यह घड़ी मेरी दीदी की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंध कारक, क्योंकि मेरी दीदी की है आपने प्रयोग कर लिया है। अब है यहां पर हमारा कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण, तो अधिकरण में मतलब आप क्या कहेंगे, जो पुस्तक है वो कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है। तो भाई पुस्तक कहाँ रखी हुई है, मेज पर रखी हुई है। अंतिम जो बचा वो कौन सा है, संबोधन। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो यहां पर आपने संबोधन कारक के अंतर्गत क्या कर लिया, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर सारे कारक समझ लिए हैं। 5 कारक यहाँ पर दिए हुए हैं, 6वां 7वां 8वां मैंने आपको यहाँ पर बताया है। संबंध कारक, ये घड़ी मेरी दीदी की है, तो आपने घड़ी और दीदी का संबंध बता दिया। आप इसकी जगह का प्रयोग करना चाहें तो यह मोबाइल मेरे पिताजी का है, तो वहाँ पर का प्रयोग हो जाएगा। ये जो बच्चे आए हैं ये बच्चे मेरे चाचा के हैं, तो यहाँ पर आप बच्चों का संबंध उनसे बता रहे हैं, तो संबंध कारक का प्रयोग हो गया। अधिकरण के अंतर्गत पुस्तक मेज पर रखी है, मछली पानी में रहती है, दूध ग्लास में रखा है और बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो आप स्थान जो बता रहे हो वो सब के सब यहाँ पर अधिकरण कारक के अंतर्गत आएंगे। संबोधन, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो आप ईश्वर को संबोधित करते हुए उनसे रक्षा की विनय कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। तो इस प्रकार हमने जो ये चार्ट पढ़ा, इसमें सबसे पहले है पहचान यानी कि परसर। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। विशेष ध्यान देने की बात, कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप भी बदल जाता है। वह लड़का एक सामान्य वाक्य है, वह लड़का मूल रूप है, लेकिन जब हम उसको कारक के हिसाब से बदलेंगे तो उस लड़के ने ऐसा वाक्य में बदल जाएगा। ठीक है, करण कारक और अपादान कारक, ये बच्चे अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार इसको समझ लीजिए। वैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि करण कारक और अपादान कारक, इनमें दोनों में क्या अंतर है। तो करण की पहचान भी से है और अपादान की पहचान भी से है, ये दोनों ही से का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों ही से जो हैं आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो करण का से है वो सहायता के भाव से आता है। मैं कलम से लिखती हूँ, यानी आप पेन की मदद ले रहे हैं लिखने में। और गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से तो निकल रही है लेकिन हिमालय से निकलकर अलग हो रही है, वो बहती हुई जा रही है, कंटिन्यू बह रही है, तो यहाँ पर ये अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है, करण कारक, लेकिन बच्चा साइकिल से गिर गया, अपादान कारक है। ठीक है, आप चाकू से फल काट रहे हैं, करण कारक है, लेकिन आपकी चाकू से उंगली कट गई है तो वो अपादान कारक है। तो इस प्रकार आप ये के से करण कारक और अपादान में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस उदाहरण को देखने के बाद अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आज हमने जाने कारक। तो एक बार बहुत जल्दी से मेरे साथ एक गाने को दोहरा लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे ओ। तो ये जब गीत आप बार बार दोहराएंगे ना, तो कारक तो याद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो उदाहरण मैंने बताया ये भी बहुत सिंपल, बहुत साधारण उदाहरण थे, तो आप इनको एक बार 2 बार जब पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो रिवीजन जो है वो सबसे ज़रूरी है। समझने के बाद जब उसकी पुनरावृत्ति बच्चे स्वयं करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से मन और मस्तिष्क दोनों में विराजमान हो जाती हैं।
तो पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़ते रहिए, क्योंकि आखिरकार जीवन में जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो होती है हमारी पढ़ाई। ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स भी आपसे वचनबद्ध है 100% फ्री ऑफ एजुकेशन देने के, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। ना केवल आपकी कक्षा, बल्कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर एक कक्षा के और हर एक विषय के सफिशिएंट, बल्कि ढेरों वीडियो यहाँ मौजूद हैं। बस आपको अपनी कक्षा के हिसाब से, विषय के हिसाब से उसका चुनाव करना है और उसको देखना है। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। अगर आप ओलंपियाड्स की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी सारा, ढेर सारा मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको यहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं। तो कोई भी चीज़ से मैग्नेट ब्रेन अछूता नहीं है। हर एक फील्ड में हम काम कर रहे हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रोन अप हो जाए। बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म ओपन होगा, भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क करा सकते हैं और स्वयं भी इनमें से किसी माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, तो भाई ये तो सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि लाइक और कमेंट से तो पता चलता रहता है कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हैं। शेयरिंग अगर होगी तो बस एक चीज़ और बढ़ जाएगी कि उससे जो चीज़ों का ज्ञान है वो आपके साथ साथ और लोगों तक भी पहुँचेगा। तो शेयरिंग करते रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मिलती हूँ और उसके बाद एक फिर से नए टॉपिक के साथ। तो बस कीजिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का इंतज़ार, करते रहिए तैयारी, पढ़ाई करते रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय।